कॉपीज़ दिखाऊँगा टेक्स्ट की और जिसमें मैं आपको कई सारी चीज़ें बताऊँगा, जिससे आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और मतलब मैंने एक जगह सारी प अपने एग्ज़ाम से पहले एक जगह सारी चीज़ें लिख ली थी, जो-जो मेरे को ध्यान रखनी थी एग्ज़ाम में, तो वो भी मैं आपको वहीं से दिखाऊँगा जहाँ मैंने लिख रखी थी, जिससे आप भी समझ जाओ। मेरे को नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई और सर्टिफ़ाइड कॉपी की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या-क्या चीज़ें मैंने लिख रखी थी अलग से, ठीक है? तो सबसे पहले क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि लीव अ लॉट ऑफ स्पेस बहुत मतलब इतना आपको देखो शीट तो ऐसा तो है नहीं कि शीट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने हैं या कुछ और शीट तो आपको मिल ही जानी है, तो आराम से आप खूब सारी ये आपको स्पेशली टेक्स्ट में ध्यान रखना है कि खूब सारी जितनी हो सके उतनी स्पेस छोड़ो, बिंदास स्पेस छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लिख रखा है मैंने इसलिए लॉट मीन्स अ लॉट ये सब मैंने अपने लिए लिखा था। क्यों? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है ना इसमें इनकम टैक्स में कि आपको काट के चीज़ दोबारा लिखनी पड़ रही है। आपको समझ में आ रही है ये वाला एडजस्टमेंट तो रह गया तो आपको फिर वो काट के दोबारा करना है। तो जब आपने जगह छोड़ रखी होगी तो आप काट के वहीं पे सही कर दोगे। वरना आपको पूरा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, राइट? तो इसलिए बेस्ट यही रहेगा कि आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा जगह छोड़ो। राइट सबमिशन करते टाइम मैंने लिख रखा है ऑलवेज 2 लाइन छोड़ो कि मतलब सबमिशन किया उसके बाद किसी भी चीज़ में अगर ऐड किया तो 2 लाइन छोड़ो उसके बाद। टैक्स लायबिलिटी करते टाइम फॉर सरचार्ज से पहले 2 लाइन छोड़ो, सेस से पहले 2 लाइन छोड़ो जिससे आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत होगी तो आप आराम से वहाँ पे काट के सही कर लोगे। राइट? और क्या है फिगर को एकदम राइट एंड पे लिखो जैसे कई लोग करते हैं ना पेपर के यहाँ पे नहीं लिखेंगे फिगर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने से बहुत दिक्कत रहेगी आपको, क्योंकि आपको फिर वही बात होगी कि अगर काट के आपको सही करना है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। जैसे बीच में लिखेंगे यहाँ पे तो फिर इधर की भी थोड़ी वेस्ट होगी जगह और यहाँ पे तो आपने लिख ही रखा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बिल्कुल चिपका के लिखो, जिससे आपको अगर काट के सही करना हो तो आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो, राइट? और क्या है सेकंड पॉइंट कटिंग करने से मत डरो, कोई दिक्कत नहीं होती है, राइटिंग की कोई वैल्यू नहीं है। सीए एग्ज़ाम में राइटिंग की ज़ीरो वैल्यू है। तो आप बिंदास अभी मैं आपको अपनी कॉपी भी दिखाऊँगा तो आप आराम से देख सकते हो राइटिंग के कहीं मैंने बहुत गंदी कई जगह बहुत गंदी-गंदी राइटिंग होती है, सब मार्क्स देते हैं, बस सही होना चाहिए आपका और पढ़ने लायक तो एटलीस्ट हो ही, ठीक है? तो पढ़ने लायक होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, जितनी चाहे उतनी कटिंग करो। मैं भी आपको दिखाऊँगा, इसमें तो फिर भी कम है, मेरी एडवांस अकाउंट में बहुत कटिंग है और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मार्क्स देते हैं सब। ठीक है? और पर पूरा क्वेश्चन दोबारा मत करो, दोबारा क्वेश्चन मत करो, बिंदास काटो वही लिखा है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि कई लोगों को मेरे को भी स्टार्टिंग में डाउट था कि इतनी शॉर्ट फॉर्म मतलब ये तो यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप आराम से शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। फिगर्स के नाम नंबर होते हैं और शॉर्ट फॉर्म के कोई भी नंबर नहीं होते हैं कि शॉर्ट फॉर्म के ये कोई आपका 10th-12th का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है कि आपके वो शॉर्ट फॉर्म के नंबर काट लेंगे, राइट? तो आप टीडीएस, एफएमवी, जीएवी और आरओआर, एनओआर ये सब आप आराम से यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मैंने जसमीत सर पीडब्ल्यू वाले जो हैं उनसे ली थी क्लासेस, तो वो कई बार कई जगह ऐसा होता है कि वो फुल फॉर्म लिखवा देते थे। अब मेरे को भी डाउट होता था कि क्या एग्ज़ाम में हमें फुल फॉर्म लिखनी है या शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखो, इतना टाइम नहीं है भाई तुम्हारे पास। तो फिगर से ही निकाल लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो चुपचाप मस्त आराम से टीडीएस, एफएमवी, जीएवी, आरओआर, आरएनओआर सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? और नोट्स के लिए N1 और N2 ऐसे करके लिख देना, ठीक है? तो वो थोड़ा बेटर रहता है और वैसे मैं तो कहूँगा कि आगे भी वो पॉइंट आएगा कि मतलब साथ ही में नोट डाल देना बेटर रहेगा। इससे बढ़िया कि आप नीचे डालो क्योंकि नीचे डालोगे तो फिर आपको आपको ही बार-बार लिखने में दिमाग देना पड़ेगा और जो चेक भी कर रहा होगा वो भी बाद में पढ़े, क्या मालूम वो सारा पहले क्वेश्चन चेक कर ले फिर वो बाद में नोट्स पढ़े, उसे ही बार-बार देखना पड़ेगा। अगर आपने साथ के साथ नोट दे रखा होगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि वो एक ही बार में देखेगा हाँ भाई ये हो गया, ये इसका आंसर सही हो गया, नीचे नोट सही हो गया, बात खत्म। ठीक है? तो ये मैंने एक वही बात और लिखी कि हर एंट्री के बाद एक लाइन छोड़ो आराम से, ठीक है? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ अंडर ये मैंने अपने लिए थोड़ा-सा लिखा था। ये देखो मैंने जैसे मॉक टेस्ट भी दिए थे तो उसमें भी कुछ गलतियाँ कर रहा था मैं। तो और मैंने कई जगह देखा जो लोग करते हैं तो ये वाली सब अपने लोग को ध्यान रखने की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मत भूलना। ये हमेशा हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में। उसमें जल्दी-जल्दी में करने से ये हम भूल जाते हैं और ऐसे ही अंडर सेक्शन 24 है जो हाउस प्रॉपर्टी वाला है वो भी मत भूलना, ठीक है? और ओल्ड रिजीम में जब आप माइनर के लिए करोगे तो 1500 चाइल्ड का पर चाइल्ड आपको मिलता है ना क्लबिंग में, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? कि ओल्ड रिजीम में माइनर करते टाइम 1500 डिडक्ट करना है। और क्या पॉइंट है टैक्स ऑन 10 लाख और 15 लाख, ठीक है? तो कई लोग क्या लिखते हैं डायरेक्ट
देखो इसमें कई लोग जैसे मान लो आपको 12 लाख का आपने टैक्स निकाला तो डायरेक्टली 12 लाख का टैक्स लिख देते हो, ऐसा मत करना। क्या करना, पहले 10 लाख का दिखाना, मतलब 10 लाख तक आप, 10 लाख का कैसे है वो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 लाख पे कितना है ये दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो टैक्स ऑन 10 लाख लिख देना सीधे, और इसे 15 लाख पे ये आया तो ये जरूर लिख देना, ठीक है, सीधे टैक्स मत लिखना। और क्या है, 5 या 4 वर्ड का एक्सप्लेनेशन दोगे बहुत है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन में। जैसे हमारे बुक में लिखी होती हैं लाइनें भर भर के, तो इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना टाइम है। 4-5 वर्ड का एक्सप्लेनेशन दोगे मोर देन इनफ है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे सैलरी चैप्टर में बेसिक सैलरी में बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कई बार कि रुपीज़ को मैंने इसलिए स्पेशली काट भी रखा है रुपीज़ का साइन, कि इतना सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं कि रुपीज़ 45,000, आगे पीएम पर मंथ भी लिखते हैं, इनटू 12 मंथ्स, सब बेवकूफ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है अपने पास। फटाफट बेसिक सैलरी 45,000 × 12 लिखना है, डीए भी। और बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना भी, मतलब मेरा मानना है कि इतना भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब बस सीधे डीए लिखोगे तो भी चलेगा। मेडिकल अलाउंस इतना लिख दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये नीचे लिख रखा है कि फटाफट लिखो, नो सजावट और वगैरह वगैरह, और नो रुपीज सिंबल, ये सब नहीं करना है अपने को, राइट। और क्या है, तो जैसे और था कि अपने को सेक्शन नंबर लिखने नहीं लिखने डिडक्शन के लिए, तो ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लो कि सेक्शन नंबर मत लिखना। क्यों? क्योंकि गलत सेक्शन लिखोगे तो तुम्हारा वो कट जाएंगे मार्क्स, इसलिए तुम क्या करो, सेक्शन नंबर लिखो ही मत। सेक्शन नंबर अपने पढ़ने के लिए चलो ठीक है, तुमने देख लिया कि ये वाला इसके अंदर है, ये वाला इसके अंदर है, लेकिन एग्जाम में सेक्शन नंबर मत लिखना, ठीक है। अगर लिखना ही है ज़्यादा मन है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 से, चैप्टर 6 से लिख दो, वो चलेगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ और ये बहुत अच्छी है क्या, कि जो भी चीज़ तुम्हें लग रही हो कि तुम भूल जाओगे एग्जाम में, तो उसे तुम पेंसिल से आंसर शीट पर लिख लो। जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में एचपी का ये वाला कैलकुलेशन भूल जाऊंगा, तो चुपचाप पेंसिल से आंसर शीट पर लिख लो। क्योंकि जब हम जैसे मान लो सैलरी कर रहे हैं तो सैलरी पे ही सारा दिमाग लगा लिया, फिर जल्दी हो रही है तो हमने एचपी मान लो जो हमें एडजस्टमेंट करना था वो हम भूल ही गए, तो क्या कर सकते हो, तुम पेंसिल से वहीं पे लिख लो, पेस्ट एकदम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर बाद में जब वो काम करने आओ तो मिटा देना उसे पेंसिल से, तो वो दिमाग में तुम्हारे रहेगा कि ये चीज़ रह गई है, ठीक है। और ये भी ठीक है, ये तो बात हो गई कि नहरी आप टैक्स ऑन ये तो ऐसे करके दिखा सकते हो सीधे, ठीक है। टैक्स ऑन 9,90,000 है तो ब्रैकेट में 12,500 प्लस 88,000 कर दिया, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और ये सब मैंने बता ही दिया कि HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए ये सब इतना शॉर्ट फॉर्म आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट 5 लाख पर ओल्ड इनकम में टैक्स 12,500 है, 1,12,500 नहीं, यही मैंने अपने लिए लिखा था कि 1,12,500 में कई बार गलती में लिख दे रहा था, तो 12,500, 12,500 है, ठीक है। और ये सब लिख सकते हो, जैसे सेक्शन लिख सकते हो आप, सेक्शन पूरा ना लिख के सीधे SEC लिखोगे चलेगा, ठीक है। और ये तो हो ही गई बात, ऐसे लिख सकते हो। पूरे मार्क्स चाहिए तो दोनों अल्टरनेटिव दिखाने होंगे, ये भी चीज़ का ध्यान रखो। जैसे आपको कोई चीज़ लग रही है कि इसमें दो अल्टरनेटिव बन सकते हैं, तो मतलब अगर छोटी चीज़ है वैसे तो वो ऐसा देती नहीं है खुद कि आपको ज़्यादा अल्टरनेटिव्स लगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ में छोटी मोटी चीज़ लग रही है कि इसमें दो अल्टरनेटिव बन सकते हैं, तो दोनों अल्टरनेटिव्स दिखाइए और फटाफट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और क्या है, अगर क्वेश्चन वेग है तो अजम्पशन लिखो, ठीक है। क्वेश्चन वेग है तो अजम्पशन लिखना ज़रूरी है, ये मैंने अकाउंट्स में भी यूज़ किया था। तो एडवांस अकाउंट्स में भी एक जगह क्वेश्चन वीक था तो मैंने फिर अजम्पशन डाल के लिखा और उसके मुझे फुल मार्क्स मिले। अगर मैं अजम्पशन डाल के नहीं गलत कराता तो फिर वो मार्क्स नहीं मिलते उसके, राइट। और अल्टरनेटिव लिखो, जहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो अल्टरनेटिव डाल दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया उसका नोट नंबर डालो, वरना एग्जामिनर को लगेगा आप ये भूल गए, ठीक है। तो मानना यही जाता है कि आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो अगर आपका किसी चीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है तो उसका नोट डालो और लिखो कि इसका हमने ऐसे ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, मतलब वो उसका वो डाल दो और लिख दो, ठीक है। और क्या है, एस पर लिख सकते हो आप, ठीक है। और क्या है, जैसे और भी कई लोग लिखते हैं कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये वो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो आप। और क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने ऐसे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपको पूरा लिखना है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, जैसे हमारे सर जो थे वो पूरा लिखवाते थे, चलो बच्चों को समझाने के लिए वो लिखवाते होंगे कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ, मतलब करंट ईयर ऑफ, ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, अपॉन में करके, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बिंदास ऐसे लिखोगे चलेगा। और क्या है,
पीजीबीपी में पहले ऐड फिर लॉस फिर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब मेरे को स्टार्टिंग में डाउट था कि आप मतलब सारे, कई बार ऐसा मैंने बच्चों को भी देखा है कि क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि सारे ऐड वाले एक साथ लिखने हैं, फिर सारे लेस वाले लिखने हैं। ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऐड वाले साथ में लिखने हो, सारे लेस वाले आइटम साथ में लिखने हैं। एक ऐड फिर लेस फिर ऐड फिर लेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और डिडक्शन के काफ़ी मार्क्स होते हैं, तो डिडक्शन ज़रूर करके आना, ध्यान से करके आना, ठीक है। डिडक्शन के काफ़ी मार्क्स होते हैं। और अगर आपको लग रहा है स्टार्टिंग में कि भाई मतलब आपको इतना समझ में आ गया है क्वेश्चन करके कि मेरा इनकम गलत कंप्यूट हुई है, ठीक है, तो देन टैक्स कंप्यूटेशन मत करो आप, क्योंकि टैक्स कंप्यूटेशन के आपको वैसे ही मार्क्स नहीं मिलने अगर आपने इनकम ही गलत कंप्यूट करी है। तो आप उसमें दिमाग भी लगाओगे, टाइम भी वेस्ट करोगे, और उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है, आपको एक भी नंबर उसका मिलना नहीं, राइट। तो अगर आपको पता है कि इनकम आपने गलत कंप्यूट करी, तो उस इनकम का फिर आप टैक्स कंप्यूटेशन मत करो, राइट। और क्या है, अजम्पशन और नोट एक साथ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, ठीक है। तो अजम्पशन और नोट समझ गए होगे आप, अजम्पशन मतलब अलग चीज़ होती है, नोट मतलब अलग चीज़ होती है, साथ में लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी पॉइंट है ये बहुत, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, ये आप थोड़ा सा समझो, ये थोड़ा एक काइंड ऑफ ट्रिक है कि नोट्स थोड़ा ना आप फैला के लिखो, जिससे सामने वालों को लगे कि इसने लंबा लिखा है नोट, क्योंकि बुक में या उनके पास हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबे नोट्स आए। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि छोटा चलता है, बट आप थोड़ा-सा उसे कोशिश करो फैला के लिखो, जैसे बीच में स्पेसेस थोड़ा ज़्यादा लो, जिससे क्या लगेगा, बड़ा लगेगा आपका, ठीक है। और क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इज एनफ, नो नीड टू राइट ए वाई पी वाई एक्सेट्रा, ठीक है। यूज मेनी शॉर्ट फॉर्म, सेव टाइम, राइट। तो क्या कह रहे हैं वो कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लिखना काफ़ी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको ये जरूरी नहीं, जैसे बच्चे लिखते हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर ए बी सी फॉर द असेसमेंट ईयर ये और प्रीवियस ईयर ये, इतना सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लिखो, इनकम भी लिखोगे वो भी चलेगा, मैं तो कह रहा हूँ, ठीक है। जितना फालतू की चीज़ों से टाइम बचा सकते हो उतना बचाओ। मोस्टली नोट्स उसी पॉइंट के नीचे डालो इंस्टेड ऑफ गिविंग एट लास्ट। हाँ, तो वही मैंने आपको जैसे बताया कि नीचे मत डालो नोट, साथ ही साथ डालो, मैंने दिया भी है, अभी आपको दिखाऊंगा भी, तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। और क्या, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है तो डैश लगाकर छोड़ दो, ये तो हो ही गई बात। अगर डाउट हो रहा है तो आराम से खूब अल्टरनेटिव दे सकते हो, एक दो अल्टरनेटिव दे दो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन यूज टर्म्स लाइक पीपीएफ एफडी जीटीआई बैलेंस फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। ब्रॉट फॉरवर्ड और कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये भी आप आराम से जितनी भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। और क्या है, मार्क कर लो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक बॉडी, हाँ ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है क्या कि क्वेश्चन पेपर में आप मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसे आरसीएम में रहता नहीं है कि बॉडी कॉर्पोरेट के लिए कई बार अलग ट्रीटमेंट रहता है और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट रहता है, ठीक है। मंथ के लिए आप अलग कर सकते हो कि ये वाला मंथ के लिए ये चल रहा है, तो वो डब्बा बना दो क्वेश्चन पेपर में, तो आपको मतलब वो अलग से थोड़ा हाईलाइट रहेगा, ठीक है। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सब का आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो, लाइक आरसीएम है, आईटीसी है, प्लस जीएसटी, जीएसटी, मार्क एवरीथिंग इन क्वेश्चन पेपर जस्ट लाइक इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में भी वैसे मैं क्या करता था कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती थी या जो भी आपको लगता था ये वाली एडजस्टमेंट में भूल जाऊंगा, तो मैं क्वेश्चन पेपर में एक बार मार्क कर लेता था। तो आप भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर में मार्क कर सकते हो ऐसी चीज़ें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो और ऐसे ही कई बार बच्चे पूछते हैं कि आप पहले जीएसटी करें या इनकम टैक्स करें, तो भाई मेरा मानना तो ये, जिससे जो अच्छा कर सकते हो आप वही करो पहले, ठीक है। जिसमें मतलब आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो करने के बाद कि हाँ भाई इतने नंबर तो अपने पक्के हैं, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब मेरा मानना ये है कि इतना तो आपको जीएसटी में ही तैयारी होगी, क्योंकि जीएसटी थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप पहले जीएसटी करो, मैंने भी जीएसटी किया था, और जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए जीएसटी में, फिर आप इनकम टैक्स को हाथ लगाओ, राइट। चलो, अब मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ फाइनली, ठीक है। चलो। हम्म। तो देखो ये वाला बॉक्स भरना मतलब भर दो, टाइम है तो, बल्कि नहीं भी छोड़ो, कि कई बार ऐसे बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये नहीं भर के आए तो क्या चेक नहीं होगी, सब चेक होती है इसमें, तो मैंने भरा है। एडवांस अकाउंट में भूल गया था, तो होती है, सब चेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो, जैसे पहले मेरे को जो क्वेश्चन पहले सबसे अच्छा आता है वो करो, ठीक है। इसके दो फायदे हैं, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अपने को लगेगा हाँ भाई आ रहा है मेरे को पेपर, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और दूसरी बात जब चेकर होगा, जो भी कॉपी चेकर, उसका मतलब उसे लगेगा, वो जब पहला क्वेश्चन पढ़ेगा वो देखेगा हाँ भाई पूरा सही है,
तो उसे लगेगा कि हाँ, बच्चा मतलब पढ़ के आया है तो इससे नंबर देने चाहिए, राइट? तो मतलब दोनों तरफ से अपना फ़ायदा है, तो वो बेस्ट रहता है कि पहले आप वो क्वेश्चन करो, जो आपको सबसे अच्छे से आता है, राइट? तो मेरे को 6 से आता होगा तो मैं पहले कभी भी वो नहीं करता था, कौन सा वाला कंपल्सरी क्वेश्चन, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन में जनरली देखा जाता है थोड़ा-सा टफ होता है। और दूसरी बात, मतलब मैं इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि जब 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है तो कंपल्सरी क्वेश्चन कभी पढ़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो करना ही है। तो उससे बढ़िया आप बाकी क्वेश्चन में से छाँट लो कि कौन-सा आपको छोड़ना है और कौन-सा करना है, राइट? तो आपने मतलब मैंने पहले 15 मिनट में ये छाँट लिया कौन-सा क्वेश्चन मेरे को करना है, तो अब उसी में मैंने ये भी छाँट लिया सबसे पहले मुझे ये करना है और वो पढ़ के भी रख लिया पहले 15 मिनट में। तो सीधे वही उसी से स्टार्ट किया, राइट? तो वो बेस्ट अप्रोच रहती है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है? तो अब गुड्स यूज्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसमें भी देखो जैसे आपको पूरा नहीं लिखना है जो क्वेश्चन में है, बस थोड़ा-सा आपको रेफरेंस देना है, ब्रैकेट में आपको रीज़न मारना है फटाफट। और जैसे ये तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 तो सबको पता ही होता है, राइट? तो आप फटाफट लिख दो। अगर आपको सेक्शन नंबर, क्योंकि जीएसटी में देखो सेक्शन नंबर का थोड़ा इम्पोर्टेंस है। तो जीएसटी में आप कोशिश करो कि सेक्शन नंबर, क्लॉज़ वगैरह थोड़ा बहुत पता हो, मतलब वैसे सारे नहीं, एग्ज़ैक्टली नहीं, बट मोटा-मोटा पता हो। जैसे 17(5) तो पता ही होना चाहिए, राइट? और पता होगा भी आई थिंक आप लोगों को। ठीक है, अब आगे क्या है? रॉ मटेरियल परचेज़ लॉट्स नॉट रिसीव्ड, ठीक है, फटाफट आपने एक छोटा-सा रीज़न दिया, आगे बढ़ जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ा रीज़न ज़्यादा भी दे सकते हो, फिर हल्का-हल्का करके और छोटा कर देना क्योंकि पहला थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है? So ITC cannot be availed unless it is reflected in GSTR2B of recipient as supplier not furnished one invoice. Its ITC cannot be availed, right? क्वेश्चन पेपर तो आपको मिल ही जाएगा, वो आप देख लेना। ठीक। अब इसमें इन्होंने देखो मेरा अमाउंट सही होगा, मे बी कुछ इन लोग को रीज़न गलत लग रहा होगा तो उन्होंने उसमें मार्क्स थोड़े से काट लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो। ठीक, अब जैसे ये था बिग वाला, इसमें हमें बताना था कि एग्ज़ेम्प्ट रहेगा कोई सर्विस या फिर टैक्सेबल रहेगी, तो क्या कर सकते हो आप? जैसे एग्ज़ैम्प्ट थी वो, तो एग्ज़ैम्प्ट में मैंने पहले ही ऊपर एग्ज़ैम्प्ट लिख लिया अलग से, जिससे वो अलग से चमके कि वो एग्ज़ैम्प्ट है, बाकी आप आगे लिख सकते हो उसका रीज़न, ठीक है? और इसमें भी जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर दिया, जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें क्या अंडरलाइन करना है, क्या नहीं। आप मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, ठीक है? और जैसे इसमें यहाँ से हाउएवर, जैसे नॉर्मल बात तो ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन कंडक्टेड से इज एग्जेम्प्ट, राइट? लेकिन हाउएवर बात यहाँ से पलट रही है, तो अब इसलिए मैंने हाउएवर को वो कर दिया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया कि एफिलिएशन चार्जेस टैक्सेबल होते हैं जो प्राइवेट स्कूल को दिए जाते हैं, राइट? और ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा आपको। सेक्शन 7 था तो इसे मैंने बॉक्स में डाल दिया, ऐसे शेड्यूल फर्स्ट था इसे बॉक्स में डाल दिया। ये देखो स्टार लगा के कोई चीज़ लिखनी थी तो स्टार लगा के लिख दी। ये सब सेम है, ये देखो ये चीज़ें देखने वाली है क्या? डेफिशिएंसीज इन वैल्यू एडेड सिस्टम, वैट में क्या डेफिशिएंसी है और जीएसटी में क्या बेस्ट मतलब बेटर है, ये क्वेश्चन था, राइट? तो अब देखो इसमें पढ़ के तो खास गया नहीं था, थ्योरी इतनी आती नहीं है तो इतना याद था नहीं। तो अब देखो मैंने अपने मन से बना के लिखा है तो उसमें सब काट दिया इन लोगों ने, राइट? तो इससे सीखने की चीज़ ये मिलती है कि भाई अपने मन से बना के मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मतलब अब पढ़ ही जाए बिल्कुल तो लिख ही आओ, कुछ ना कुछ तो शायद मिल ही जाए, इससे मेरे को भी आगे जरा सा मिल गया है मार्क्स। बट कोशिश करो कि आप फिर मतलब या तो पढ़ के जाओ या फिर उसे अटेम्प्ट ना करो, ठीक है? तो कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर में लिखा, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ऐसे लिख के आया कि वन नेशन वन टैक्स ही कुछ तो देगा, हमने भाई पूरा काट दिया। ठीक है, इनकम टैक्स इज नॉट अवेलेबल फॉर मैनी सप्लायर्स, मैंने थोड़ा बहुत लिखा, ठीक है? और रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट, ये इन लोग को ये क्योंकि मॉड्यूल में होगा पॉइंट या फिर जो भी इनके सजेस्टेड आंसर आएंगे उसमें होगा, तो उन्होंने इसमें मार्क्स दिया है, ठीक है? तो मैं यही कह रहा हूँ, देखो मैंने पढ़ के तो नहीं आया था बट तब पता था तो मैंने लिख दिया तो नंबर मिल गया है। राइट, अब आगे देखो जैसे इसमें है तो इसमें भी सब काटिंग वाटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें देखो मैंने पहले CGST लिख लिया था, फिर SGST, फिर IGST, लेकिन मैंने जो भी प्रैक्टिस वगैरह करी थी तो उसमें मैंने पहले IGST को कॉलम बनाया था, फिर CGST का, फिर SGST का। तो मैंने फिर काट के मैंने कहा सही कर लो, क्यों? क्योंकि मतलब उसमें गलती होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं अगर आपने अलाइनमेंट सही नहीं किया, तो मेरा मैंने कहा कि काट के सही करो भाई, बेस्ट रहेगा। कंफ्यूजन करने की, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट?
देखो जैसे बच्चे पूरा पूरा लिखते हैं आउट टेक्स्ट फॉर ईयर ये सब, तो सीधे ऊपर आउट टेक्स्ट लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, अब ये इधर मैंने कुछ गलती करी होगी तो मैंने काटा है। बाकी ये सब आप देख सकते हो आराम से, इसमें सब पूरे नंबर मिलेंगे। राइट, अब ये देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट निकाला है, आईटीसी सीधा आईटीसी डाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट डाला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसमें भी मेरे को पहले कंफ्यूजन था तो मैंने काटा, फिर मैंने कहा दोबारा लिख तो सही लग रहा है अपना वाला, तो वो सही था, ठीक है। तो अब देखो मैंने इतना घुसा घुसा के लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हो। सर्विसेज ऑफ ये सब देख लो। अब देखो ऐसी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी खींची हैं उल्टी सीधी, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, नेट जीएसटी पेएबल इन कैश, आउट टैक्स इतना, आईटीसी इतना, फटाफट आरसीएम सर्विस का भी थोड़ा सा वो दे दिया रीजन, बात खत्म। ठीक है, अब देखो इसकी इसकी राइटिंग देखो, ठीक है। तो सब कोई दिक्कत नहीं है, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डाला, फटाफट लाइन खींची। और इसमें तो कुछ गलती हुई थोड़ी बहुत, तो इन्होंने काटा है नंबर। बाकी ये भी कुछ गलती होगी थोड़ी बहुत। ये मैंने देखो पीछे रफ करा है, तो रफ करके पीछे कर सकते हो आराम से, कैंसिल कर दो इसे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। रफ वर्क आराम से कर सकते हो आप। राइट, अब मैं फटाफट आपको इनकम टैक्स की भी एक बार दिखा दे रहा हूँ। हम्म, नंबर नहीं दिखाया आपको जीएसटी में। नंबर देख लो, अब थ्योरी में मेरे को टोटल मार्क्स 35 में से 27 मिले जीएसटी में, तो जीएसटी में भाई जितने नंबर खींच सकते हो उतने खींचो। ठीक है, वैसे तो इनकम टैक्स में मेरे सही आ गए, 35 में से 23 आए हैं, तो मतलब अच्छे नंबर हैं फिर भी। तो ठीक है, तो इनकम टैक्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनकम टैक्स वाली शीट में आपको मतलब दोनों के एमसीक्यू के आंसर भरने होते हैं, सेक्शन ए के भी, जैसे इनकम टैक्स के भी और जीएसटी के भी। तो एमसीक्यू आपको इनकम टैक्स वाली शीट में ही भरने होते हैं, राइट। इसमें भी भर दिए मैंने, टिक लगा दी है, चलो कोई बात नहीं, आगे क्या है। इनकम फॉर फ्रॉम सैलरी, ठीक है, देख सकते हो आप आराम से, ये निकाला, राइटिंग तो सुबह अल्लाह चल ही रही है। ठीक है, ये भी देखो कटिंग वटिंग करी है सब, घुसा घुसू के लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये देखो कटिंग की हालत, उसमें भी कुछ छोटी मोटी गलती होगी, बट नंबर मेरे को आराम से मिल गए हैं इसमें भी। राइट, आई गेस ये कितने नंबर का, 6-7 नंबर का होगा, ज़्यादा का होगा शायद। तो देख लेना आप, तो खैर पेपर से एक बार मिला लेना तो हो जाएगा वो। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी फटाफट निकाल दिया है। और क्या है, ये देखो, ये निकाला है। स्टाम्प वैल्यू इतनी है, 110% ऑफ कंसिडरेशन इतनी है, स्टाम्प वैल्यू 110% ऑफ कंसिडरेशन से भी ज़्यादा है। और दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 लाख है। ठीक है, तो डिफरेंस मोर देन 50,000 है। ये सब मैंने थोड़ा बहुत ऐसे एरो बना दिया, इससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। तो नीचे कंक्लूजन टाइप डाल दिया ये, कि 110% से ज़्यादा और मोर देन 50,000 है, तो इसलिए गिफ्ट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 किया है ये, इसके बाद ठीक है, पहले ओल्ड रिजीम डाला, फटाफट इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकाला। ये किया, बीच में देखो सबके साथ में, अगर परचेज नहीं भी लेना है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहीं पे इसका रीज़न दे दे रहा हूँ। ठीक है, परचेज ऑफ 2 लाख आर मेड फ्रॉम फार्मर ऑल्दो द अमाउंट इज मोर देन 10,000 बट इट इज अलाउड एज रिसिपिएंट इज फार्मर, राइट। तो ये आपने दे दिया, इतना रीज़न सफिशिएंट है, राइट। और ये सब हो गया, ये क्या, ये कुछ गलती कर रही होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 1 टाइम डिपॉजिट जो भी होगा, एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा देख लेना। और ये है डेप्रिसिएशन, देखो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ऐसे करी है। इनकम फ्रॉम सी जी कैपिटल गेन का सी जी हो गया, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। जी टी आई रिडक्शन लोअर ऑफ न्यू इनकम, देखो अब देखो जिसमें मैंने ओल्ड रेजिम में निकाल लिया था, तो अब न्यू रेजिम में आपको दोबारा पूरा का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये देखो, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये क्वेश्चन में 1 डाला, ओल्ड रेजिम डाला। ठीक है, ओल्ड रेजिम में सारा कैलकुलेशन पूरा दिखाया, कैसे आया क्या चीज़, हर चीज़। उसके बाद जब आप न्यू रेजिम यहाँ से देखो, न्यू रेजिम में किया, तो न्यू रेजिम में आपको सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एज पर ओल्ड रेजिम डालो ये। और जो भी चीज़ें उसमें माइनस नहीं हो रही हैं वो प्लस कर दो, और जो इसमें माइनस करना है वो माइनस कर दो, और सीधे अंडर न्यू रेजिम डाल दो। ठीक है, ये भी देखो सब सही है, मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन में 11.5 नंबर मिल गए।
राइट? अब ये मैंने कुछ छोड़ा होगा थोड़ा बहुत ऐसे ही कि कुछ बाद में आए तो इसलिए मैंने देखो जगह छोड़ी है कि कुछ भी दिमाग में है कुछ है तो हो जाएगा, ठीक है? ऐसे क्या है फर्स्ट वाला ए डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अब देखो इसमें भी सब मैंने शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ करी है, राइटिंग भी ऐसी है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? और देखो ये टू बी वाला मेरे को आता नहीं था, मैंने इसलिए वो डाल दिया कि कुछ भी मतलब मैंने लिख दिया कि चलो क्वेश्चन नंबर तो डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है? टू बी में क्या था, टीडीएस था, टीडीएस मेरे को पता था भाई, मतलब मैंने 2-3 बार तो चैप्टर करा था बट मेरे को अंत तक समझ में आ गया था भाई ये अपने से होने वाला नहीं है, इतने रेट अपने से याद नहीं होने वाले। 3-4 नंबर क्वेश्चन आता है, भाड़ में जाए, इतना टाइम अपना दिमाग कौन देगा उसमें, ठीक है? तो मेरे को टीडीएस करना ही था तो मैंने टीडीएस का इसलिए छोड़ दिया, ठीक है? बाकी सब करा है। और देखो मैंने इतना छोड़ छोड़ के खोला खोला किया तब भी काफ़ी पेज बच गए, राइट? सो आराम से करो, खूब जगह छोड़ के करो, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो।